हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी छात्रों को मेरा गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स जल्दी से आना शुरू हो जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी से कनेक्ट हों आप लोग, आएँ, तेज़ी से आएँ। सभी दोस्तों को बता दिया जाए कि क्लास स्टार्ट होने जा रही है। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में आप आज हेलो एल्केन भी स्टार्ट करेंगे और मैंने होमवर्क भी आपको दिया था पिछली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वह होमवर्क भी किया होगा। स्टूडेंट तेजी से आए, आप लोग आने में देर करते हैं। आदित्य यादव बेटा गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, शुभम कुमार गुड इवनिंग, सचिन यादव बेटा गुड इवनिंग, ममता यादव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, पवन पाल गुड इवनिंग, अभी शर्मा गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, हर्ष श्रीवास्तव बेटा गुड इवनिंग, अजय पाल गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव बेटा गुड इवनिंग। बच्चों संख्या बहुत है, सबसे पर्सनली गुड इवनिंग करना मेरे लिए कठिन है, पर मेरा सभी बच्चों को एक साथ गुड इवनिंग। बच्चों जल्दी से कनेक्ट हों। अभी कुछ बच्चे भी बाकी हैं, पिछली क्लास में बच्चे ठीक ठाक थे। 2 मिनट में और वेट करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। कुछ मुझे जवाब भी देने हैं आज, वो जवाब भी मैं दूँगा और अपने टॉपिक पर भी आऊँगा। आप लोग जल्दी जल्दी आएँ। यस बच्चों, कुछ और कमी है भी बच्चों की संख्या में। आए बच्चों, तेजी से आए, कॉपी और पेन साथ लेकर आए। हेलो एल्केन स्टार्ट करता हूँ मैं आज। मास्टर रिएक्शंस को भी कोई होमवर्क और दूंगा, हो सकता प्रैक्टिस भी कराऊं। आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। जल्दी से आए स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट होने में ये आपकी संख्या पर निर्भर करती है। आप जल्दी या समय से आएंगे, समय से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं आ चुका हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए। जवाब स्टूडेंट्स, आज मैं हेलो एल्केन स्टार्ट करूँगा और आदित्य बेटा यस वेरी गुड इवनिंग, पवन पाल बेटा गुड इवनिंग। मैं पवन हेलो एल्केन स्टार्ट करूँगा। पहले आपसे 10 मिनट लूँगा। किसी प्रश्न का हमें जवाब देना है, वो जवाब मैं दूँगा। थोड़ा सा 10 या 12 मिनट हमको पर्सनली दीजिएगा, मैं शुरू में ही जवाब दे लूँ। बच्चों आप लोग पर्याप्त संख्या में आ गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ उन महोदय जी से भी जिनका आज का प्रश्न था, जल्दी से वो भी आ जाएं। रेस्पेक्टेड सर तेजी से आएं और अपने प्रश्न का जवाब लें, विथ प्रूफ जवाब लें। खैर बच्चों, यस संख्या आज आपकी और बड़ी है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आइए बच्चों, आप सभी लोगों का ब्राइट कोचिंग के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था जो NCERT के कॉन्सेप्ट को सही अंदाज में प्रस्तुत करती है,
जहाँ के अनुभवी टीचर आपको आपके लिए तत्पर हैं अपने अपने विषय को सिखाने के लिए। बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपसे 10 या 12 मिनट मांगूंगा। कुछ बातें आज सुबह की लाइव क्लास में हुई हैं। बहुत गालियां दी गई हैं हमको। मैं तो वीडियो बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब फ़ोन आने लगे कि सर बहुत प्यारी प्यारी गाली दी जा रही हैं, तब मैंने देखा। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, बात 1 या 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी। हमारे उन महोदय का प्रश्न अपना बनाया प्रश्न था कि अगर ऐसा डाई हैलाइड है जो 4 कार्बन का है, जिसके टर्मिनल पॉइंट पर डाई हैलाइड लगे हैं, क्या इसका गिरगनाट रीजेंट बनाया जा सकता है? मैंने जवाब दिया था कि यस, 4 कार्बन का अगर है तो आप यहां से गिरगनाट रीजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट ईथर के सपोर्ट में कराया जाए तो मैंने जवाब दिया था कि डाई गिरगनाट डेरिवेटिव फॉर्म होगा। बात यहां से उठी थी ये, और जो मैंने जवाब दिया था उसके लिए एक रेस्पेक्टिव बुक का रेफरेंस आपको दिया था। उस रेस्पेक्टिव बुक का नाम बताया था, पेज नंबर आपको बताया था, और वो रेस्पेक्टिव बुक थी फिनार की। उस फिनार की बुक को लोगों ने महत्व नहीं दिया। दूसरी भी कई किताबें हैं जिनमें इसका जवाब यही दिया था। आपने आज आरोप लगाया है कि अगर हमसे गलत हो गया था तो आप ही बता देते। आपने ध्यान नहीं दिया महोदय जी। मैंने उसी दिन बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 4 कार्बन का अगर टर्मिनल डाई हैलाइड है तो यहाँ से गिरगनाट रीजेंट बनना शुरू हो जाएंगे, और 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन से नहीं बनेगा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर जाते हैं। खैर, तो ये तो रही वो बात कि यहाँ से डाई गिरगनाट रीजेंट बनने लगेगा, और आपने अपने लेक्चर में इसको स्वीकार भी किया है। मुझे अच्छा लगा। लेकिन माई डियर सर, अब क्या बोले हम आपके बारे में। भाई, मुझे गालियां देना तो नहीं आता है भाई, लेकिन अगर गलती करोगे तो डांटे बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। आज भी आप एक गलती कर गए आज, पर हमने उसको, मैं नहीं लेना चाह रहा था उसको। पर बात जब यहाँ से उठी थी कि गिरगनाट रीजेंट बनेगा नहीं बनेगा, आपने कहा था नहीं बनेगा, मैंने कहा था बनेगा। सबूत दिया था, रेफरेंस दी थी, बुक फिनार की बुक थी, ऑक्सफोर्ड राइटर की बुक थी, और उस ऑक्सफोर्ड राइटर की बुक में आपने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया है। आपने कहा था कोई उल्टी सीधी किताब दिखा दी है, अपना जवाब दे दिया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब भी जवाब दूंगा आपको, मेरे पास जब भी साधन उपलब्ध होंगे, मैं विथ प्रूफ जवाब देता हूँ। खैर, आज आपके प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा। आपसे निवेदन है, भागिए नहीं, बैठे रहिएगा। दूसरी बात, हमें तो ये लगता है, बड़ा मज़ेदार बात है बच्चों, कि अब हमसे आजकल कोई पूछे कि सर एल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट हो ईथर के सपोर्ट में, ड्राई एंड डाई ईथर के सपोर्ट में, तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब मुझे ये लगता है कि अब तो जवाब ये देना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बनता है
वो पागल हो जाता है और उल्टी सीधी गालियां देने लगता है। अरे भाई, आप गिरगिनार डीएन के प्रॉब्लम को लेते समय इतना हड़बड़ा क्यों जाते हो? मैंने कहा था आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, पर बच्चों का कॉन्सेप्ट खराब ना किया जाए उसके लिए मैंने डांटा भी था और निवेदन भी किया था। स्टूडेंट्स, अब बात इसके आगे और बढ़ी कि जब आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर नहीं आ पाए तो आपने मेरी एज पर आरोप लगा दिया। आज बोला जा रहा था कि आप तो बुढ़े हो गए हैं। डियर सर, ध्यान दीजिएगा, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, टाइगर अभी जिंदा है, चिंता मत करो। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जवाब आपको लाइव भी दिया था, लेकिन आपको तो प्रूफ चाहिए होगा। मैं प्रूफ लेके आया हूं। सेम क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दूंगा, पर आपको प्रूफ करा दिखाऊंगा। यहां पर ऑल डाइग्रिग्नाटिन डेरिवेटिव बनना था, बात यहां से स्टार्ट हुई थी, जहां से आप तंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ता हूं। बात यह हुई कि सर आपकी उम्र हो गई है, कोरोना फैला है, घर बैठ जाइए, कहीं बीमार ना हो जाएं। अरे मेरे भाई, आप लोग सही कॉन्सेप्ट से पढ़ाना सीख जाएं, मैं आराम करने लगूंगा। लेकिन वहां से आप तो बहुत हद कर गए, आज मेरे मरने की इच्छा जाहिर करने लगे कि जब आप ऐसा करिए, आप मर ही जाइए। मेरे मरने मारने पर आप उतार हो गए। तो ध्यान दो, बुंदेलखंड का आदमी हूं। मेरे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कौओं के काव काव करने से शेर नहीं मरा करते। ध्यान दीजिएगा, कौओं के काव काव करने से शेर नहीं मरा करते। ध्यान दें बच्चों, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी आपका, और ध्यान से देखें मैं क्या हूं, आज को जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आपको हमारे प्रश्न का गलत जवाब लगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं प्रूफ दे रहा हूं। पहले तो आजकल चलन चल गया है नए लौंडे टाइप के टीचरों का। प्रश्न पूछ लिया, अगर किसी ने जवाब दे दिया वो गलत है, फिर उस टॉपिक पर आना ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैं प्रूफ दूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कहाँ इस किस्म का जवाब लिखा हुआ है, क्या है। दूसरी बात, आप इतना व्यथित हो गए अपनी डांट खाने पर कि मेरे बच्चों पर आ गए, कि मेरे बच्चों को भेज देना, मैं आईआईटी की तैयारी करवा लूंगा। महोदय जी, आप अपने मां के पेट में नहीं आए होंगे जब से पढ़ा रहा हूं मैं। और मेरे बच्चों की इंट्रोडक्शन लेनी हो तो आपके कई मित्र हैं जो मेरी फैमिली को जानते हैं, मेरे बच्चों को जानते हैं। मेरे बच्चे क्या हैं, आपने पर्सनली अटैक किया है, मैं पर्सनली अटैक नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ केमिस्ट्री पर ही बात करता हूं, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। आप फ्री में केमिस्ट्री सिखा रहे हैं कि गालियां देना सिखा रहे हैं? महोदय जी, अगर मेरे बच्चों के बारे में जानना हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कई लोग जानते हैं, मेरी बड़ी बेटी 2013 के बैच में पूरे ऑल इंडिया में हिंदी माध्यम में टॉपर्स थी आईएएस में। और अभी कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले तक वो मिर्जापुर में सीडीओ के पद पर तैनात रही है। अभी कुछ दिनों पहले वो
सचिवालय में विशेष सचिव बनाई गई है। आप वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों जैसे हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, कम से कम उनको सही कॉन्सेप्ट तो सिखा लीजिए। मैं बड़ा आभारी रहूँगा अगर उनको सही कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, बातें तो बहुत करनी थी, पर अब मैं जवाब दूं, विथ प्रूफ जवाब दूं। आज प्रश्न पूछा गया है वही गिरगिनार रीजन से रिलेटेड है। गलती तो आज आप आज भी गलती कर गए। आपको कॉन्सेप्ट पता था, पर आपकी दिक्कत क्या है कि जब आप एप्लीकेशन में आते हैं तो वो यूज करना भूल जाते हैं आप। कोई बात नहीं, प्रश्न न बदलिए, जो प्रश्न पूछा था उसी का जवाब दिया जा रहा है। ध्यान दें, आज आपने पूछा है कि अगर 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन हो, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन हो, या 1,2 शायद ब्रोमो था, डाइब्रोमेंजीन हो, या इसी को ऑर्थोडाइब्रोमेंजीन कहते हैं, मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट करें ईथर के सपोर्ट में, हीट भी कर दीजिएगा, अच्छा बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मैंने सुबह भी जवाब दिया था और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रूफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। कह दोगे गलत आंसर है, प्रूफ भी लेके आया हूँ। तो ध्यान दें, यहाँ जो बनेगा वो कंपाउंड एक ऐसा इंटरमीडिएट होगा पहले, जो प्रोडक्ट बेंजाइन होगा। आप इसे बेंजाइन कहें, 1,2-डाइडिहाइड्रोबेंजीन कहें, और यही कंपाउंड जब एडजस्ट होगा अपने डेरिवेटिव्स में तो वही बेंजाइन एराइन कहा जाएगा, और उसका स्ट्रक्चर यह होगा ये होगा। ये जो लगा रखा है हमने, ध्यान दीजिएगा, ये अब नॉर्मल पाई बॉन्ड है। sp2 हाइब्राइज्ड, ऐसे sp2 हाइब्राइज्ड हैं जिनमें रिंग के बाहर से फॉर्मेशन हो रहा है। sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल जो रिंग की आउटसाइड से मेकअप होता है, बेंजाइन ऐसे एडजस्ट करता है। ये जवाब है आपके प्रश्न का कि अगर 1,2-डाइब्रोमेंजीन पर आप ये कहें क्या बनता है, मैं जवाब दे रहा हूं, बेंजाइन बनेगा जो ऐसे एडजस्ट करेगा। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मुझे पता है आप तो नहीं मानेंगे मेरी बात को। आ रहा है बोर्ड पर, ही बोर्ड पर आ रहा है जवाब। आइए मैं आपको सबूत दूं। ऑपरेटर जरा इसका, इस प्रश्न को जिस किताब ने लिखा है सेम टू सेम, वो देखें आप, वो सेम टू सेम जवाब ये दिया गया है। स्टूडेंट्स, महोदय सर गौर से देख लो। अब आप फिनार की किताब को तो जानते नहीं हो, लेकिन ये बुक जिस राइटर की है वो राइटर, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे आप लोग, वो यहाँ के HOD हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, रेस्पेक्टेड सर मिस्टर जगदम्बिका सिंह जी, डॉक्टर जगदम्बिका सिंह जी ने अपने इसी बुक में सेम क्वेश्चन को लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया है। ये उसका जवाब हुआ। प्रोडक्ट आएगा बेंजाइन जो कि इंटरमीडिएट है, जो ऐसे एडजस्ट करेगा। इनके कंपाउंडों को एराइन बोला जाता है। ये स्पेशल एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्राइड
आउटसाइड रिंग से डेवलप्ड होते हैं। ये व्यंजन ऐसे एग्जिस्ट करता है। महोदय विथ प्रूफ जवाब मिला है। मैंने तो लाइव कनेक्ट कर दिया था, लाइव कमेंट कर दिया था। पर आपकी दिक्कत क्या है? इतना बल्ब ला गए हैं आप कि आपका आजकल सेंस ही काम नहीं करता है। आज भी आप एक गलती कर बैठे आज पढ़ाने में, पर मैं अब नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको सुधारने के लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न वो मन है। आप तो बड़ों को भी गालियां देना जानते हो। बिलीव करो, जब भी गलती करोगे मैं बिना डांटे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, मैं आपका लेक्चर बातचीत नहीं करता हूं, लेक्चर में आपका पढ़ता नहीं हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं सिर्फ बात करता हूं। हाँ देखिए, मैं आपकी तारीफ भी करने जा रहा हूं। आप में एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार से कनेक्ट होते हैं। मैं इस चीज़ का धन्यवाद आपको देता हूं। ये चीज़ मैं आपसे सीखता हूं कि बच्चों से कनेक्ट कैसे होना है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको नहीं सिखा पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लगे, बेशक आप बताइए, विथ प्रूफ बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आपके आंसर को मान लूँगा। मैंने प्रूफ दिया है। डॉक्टर जगदम्बा सिंह जो HOD हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनकी किताब ने प्रश्न का आंसर दिया है। दूसरी बात, लेकिन हो सकता है आप प्रश्न भी बदल लो। अगर ये 1,2 डाइब्रोम एंजीन है तब ऐसा होगा, और अगर ये 1,3 डाइब्रोम एंजीन है या ये 1,4 डाइब्रोम एंजीन है, तब डाइग्रिगनाट डेरिवेटिव बनेगा। इस बात का भी ध्यान दें, ये आपको ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स आइए, कुछ टीचर समय बर्बाद करने के मूड में हैं। मैं आपका डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, और ये छोटी मोटी बातें भूल जाओ। महोदय जी, इस मंच से अनाउंस करता हूँ पूरे इलाहाबाद को, आपने आज बोला था आमने सामने मंच पर आ जाओ। आप किताब ले लेना, मैं बिना किताब के बैठ जाऊँगा। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आपको जो पूछना हो उससे पूछिए। दूसरी बात, बच्चों का डिस्टर्बेंस ना हो। हमारे बच्चे गालियां देना ना सीखें। आप फ्री में केमिस्ट्री तो सिखा ही रहे हो, उनको गालियां देना और सिखा रहे हो। इस नई जनरेशन को ना बिगाड़ें, ध्यान दें। आइए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पर आइए। बच्चों, पिछली बार हमने कार्बन एटम को इंक्रीज करने में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। हैलाइड बनेगा, साइनाइड बनाना होगा, वो बात आप मेंटेन कर लेना। लेकिन आज से स्टार्ट कर लिया जाए मेरे बच्चों, हेलो एल्केन का चैप्टर। आइए, इस हेलो एल्केन के चैप्टर को स्टार्ट करने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका थोड़ा रोड मैप बना लिया जाए। फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लिखें, हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन को डिस्कस करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर को सीखना होगा। अच्छे अच्छे नोमेनक्लेचर हैं यहाँ पर, यहाँ से भी हमारे बोर्ड में प्रश्न आते हैं, हम उनको शुरू करेंगे। दूसरी बात, फिर नोमेनक्लेचर सीखने के बाद हम लोग हेलो एल्केन का तैयार करेंगे प्रिपरेशन।
फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमको पढ़ने होंगे। लेकिन आज आप स्टार्ट करें पहले नॉमेनक्लेचर से। माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन का सिंबल आपको पता है हमारे प्रोडक्ट में, हमारी रिएक्शन के प्रोडक्ट में आ चुका है। प्रोडक्ट है का सिंबल है एल्काइल हैलाइड का RX। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वो तो सिंपल सा प्रश्न किया था एक कि हैलाइड को X से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे बच्चों के पास इसका जवाब भी है, 11th में जवाब भी दिया था, पर आप इस पर आई नहीं। खैर छोड़िए, सिंबल है एल्केन का RX। आप जनरल नेम देंगे इसका, आप बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, जब IUPAC नाम देंगे आपको बोलना होगा हेलो एल्केन। स्टूडेंट्स, सिंबल मैंने लिखा है, आप नोट करते जाएं। जनरल नेम एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम हेलो एल्केन। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ध्यान दें इस बात का, एल्काइल हैलाइड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करता है। आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि एल्काइल हैलाइड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यह हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की भांति कार्य करता है। ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले आता है, इसलिए इसको हेलो बोला जा रहा है। और एल्केन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, तो जब IUPAC नेम देंगे आप तो बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो की पोजीशन जब ज़रूरत होगी मुझे बतानी होगी, जब ज़रूरत नहीं होगी हमें नहीं बतानी होगी। पर हमारे इस हेलो एल्केन में बहुत सारे सिस्टम्स हैं नॉमेनक्लेचर के, मैं धीरे धीरे लाता हूँ। आए, इस एल्काइल हैलाइड को नॉमेनक्लेचर के बेस पर अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये जाने कि हमारे हेलो एल्केन स्ट्रक्चर के हैलोजेंस के नंबर के बेस पर हम इन्हें 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 3 भागों। 3 भागों में बांट देंगे। अब जब 3 भागों में बांट देंगे तो अगर हमारे उस हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक हैलाइड है तो हम ऐसे हैलाइड को बोलेंगे मोनोहैलाइड। बच्चों जल्दी से पढ़ना शुरू करें। हेलो एल्केन का पहला टॉपिक नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है और उस नॉमेनक्लेचर में पहले ये देख लिया जाए कि कितनी जगह डिवाइड किया गया है। इस हैलाइड के नंबर के बेस पर अगर एक हैलाइड है तो मोनोहैलाइड बोलेंगे। अगर हमारे उस हैलाइड में 2 हैलाइड हैं तो ऐसे को हम बोलेंगे डाईहैलाइड। और अगर 2 से ज़्यादा हैलाइड हैं, कई लोग 3 हैलाइड को ट्राई हैलाइड कह जाते हैं, पर सही कॉन्सेप्ट ये है कि या तो 3 हैलाइड हो या 3 से ज़्यादा हैलाइड हो। तो बच्चों ऐसे हैलाइड को अब आप नाम देंगे पॉलीहैलाइड। पहला बोला गया मोनोहैलाइड, एक हैलाइड होने पर मोनोहैलाइड बोलेंगे, 2 हैलाइड होने पर डाईहैलाइड बोलेंगे, और 3 हैलाइड या 3 से ज़्यादा हैलाइड होने पर आप ऐसे हैलाइड को बोलेंगे पॉलीहैलाइड। नॉमेनक्लेचर
देने से पहले हमें हैलाइड के जब नोमेनक्लेचर देने हैं तो पहले हम हैलाइड के नंबर देखेंगे। एक हैलाइड पर आप होने पर बोलेंगे मोनोहैलाइड, 2 हैलाइड पर होने बोलेंगे डाई हैलाइड, 3 हैलाइड पर या 3 से ज़्यादा हैलाइड होने पर आप बोलेंगे पॉलीहैलाइड। यस स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट नहीं ले पाया हूँ। हर्ष उपाध्याय, गुड इवनिंग बेटा। और आप जल्दी से नोट कर लें, समझें, इस उद्यम को जाने दें। आप अपने टॉपिक पर आए, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और हम किसी भी टीचर के लिए गलत कमेंट नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों से अनुरोध है, हमें गाली देना नहीं सीखना है। सभी टीचर अपनी अपनी जगह बहुत रेस्पेक्टिव होते हैं। टीचर टीचर होता है, चाहे वो छोटा टीचर हो चाहे बड़ा टीचर हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं तो कमेंट पढ़े भी नहीं है अभी, पर बच्चों आओ ध्यान दो। हैलाइड के, एल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर में 3 तरह के हैलाइड मिलेंगे, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड। 3 या 3 से ज़्यादा होने पर हम बोलेंगे पॉलीहैलाइड। अब इस मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और पॉलीहैलाइड में सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर सीखने चल रहे हैं मोनोहैलाइड का। आप हेडिंग लिख लें कि नेमिंग ऑफ मोनोहैलाइड। और जब हम मोनोहैलाइड की नेमिंग देंगे तो मोनोहैलाइड की नेमिंग में नोमेनक्लेचर में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ जनरल नेम देंगे, कुछ IUPAC नेम देंगे और कुछ नेम नेचर के आधार पर देंगे और कुछ नेम्स हमें फॉर्म के आधार पर देने होंगे। तो बच्चों ध्यान दो, इस नोमेनक्लेचर में मोनोहैलाइड में हम जो नाम देने जा रहे हैं उन नाम देने से पहले हमें कार्बन का नेचर भी जानना चाहिए। नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति। सर एल्काइल हैलाइड के नेमिंग में कार्बन के नेचर को क्यों पढ़ाया जा रहा है? बच्चों, हमारे एल्काइल हैलाइड का नेचर कार्बन के नेचर पर डिपेंड करता है। वो हैलाइड जैसे कार्बन पर अटैच होता है, हमारे उस कार्बन का नेचर भी वैसा ही हो जाता है। तो आपको 11th से इसकी जानकारी होगी, फिर भी आइए पहले कार्बन का नेचर देखें। हमारे कार्बन का नेचर 4 प्रकार का होगा। कुछ कार्बन प्राइमरी कार्बन होते हैं, कुछ कार्बन सेकेंडरी कार्बन होते हैं, कुछ कार्बन टर्शरी कार्बन होते हैं और कुछ कार्बन क्वाटरनरी कार्बन होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ पढ़ी है छोटी क्लास में, पर शुरू करना है। कुछ नए बच्चे हैं, गौर से देखें। हैलाइड की नोमेनक्लेचर में कार्बन के नेचर को सीखते हुए जब मोनोहैलाइड का नोमेनक्लेचर दूंगा तो हम नेचर से रिलेटेड उनका नाम देंगे, वो आपको ध्यान देना होगा। तो पहले कार्बन का नेचर सिखाया जा रहा है। कार्बन 4 प्रकार का होगा, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। इन्हीं कार्बन के नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, उसको भी देख लो। कार्बन हो, कार्बन के ऊपर हल्का सा अल्फा लिखा हो ऊपर अप फ्रेश में, तो आप इसको भी बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का ये सिंबल है, लोग ऐसे भी लिखते हैं, हल्का से लिखा होता है कार्बन की अप साइड में बीटा, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। टर्शरी कार्बन के लिए कार्बन के ऊपर गामा लगा दिया जाता है और क्वाटरनरी कार्बन के लिए कार्बन के ऊपर हल्का सा डेल्टा बना दिया जाता है। ये कुछ नए सिंबल है।
आपको इनका वो जानना चाहिए, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और ये क्वाटरनरी कार्बन। स्टूडेंट्स, कार्बन के नेचर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हैलाइड का नेचर 3 ही प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ध्यान दें, पहले कार्बन के नेचर को सीख लें। बिल्कुल सटीक वर्ड है, उन वर्डों को ना बदलिए, आप सीख जाएंगे। आई, प्राइमरी कार्बन कैसे देखते हैं, सेकेंडरी कार्बन कैसे देखते हैं, टर्शरी कार्बन कैसे देखते हैं, क्वाटरनरी कार्बन कैसे देखते हैं। देखें, जिस कार्बन को हमें देखना हो कि इसका नेचर कैसा है कंपाउंड में, तो ये देखा करो कि वो कार्बन, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा प्रश्न पूछूंगा इससे रिलेटेड अभी, कि ये कार्बन जिसको हमें देखना है, जिसको हमें जस्टिफाई करना है, वो कार्बन डायरेक्ट, सीधे वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, कभी गलत नहीं होगा। हमें ये देखना है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। जैसे अगर हम इसके आगे और भी कार्बन लगा दें, और भी लगा दें, और इस कार्बन को हम देख रहे हैं, इसका नेचर देख रहे हैं, तो हमें बाकी कार्बनों से कोई मतलब नहीं है। हमारे इस कार्बन से डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन कनेक्ट है। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में ये कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा। स्टूडेंट्स, अगर उसी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन कनेक्ट है, जैसे एक ये कनेक्ट है इसी कार्बन से, एक ये कनेक्ट है, तो अब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। और अगर इसी कार्बन से डायरेक्ट, सीधे देखिएगा, इनडायरेक्टली मत देखिएगा, देखिए इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन ये कनेक्ट है, डायरेक्ट दूसरा कार्बन ये कनेक्ट है, डायरेक्ट तीसरा कार्बन ये कनेक्ट है, डायरेक्ट 3 कार्बन कनेक्ट होने पर इस कार्बन का नेचर टर्शरी होगा। और अगर उसी कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन कनेक्ट है तो कार्बन क्वाटरनरी होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्या आप कार्बन के नेचर को समझ पा रहे हैं? कितने प्रकार का कार्बन होगा? हाँ बेटा, मेरा ही प्रश्न है। मनोज कुमार, हैलाइड को एक्स से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? मैं तो सोच रहा था कि लोग जवाब देंगे। हमने अपने कई बच्चों को 11th में भी जवाब दिया था, तो थोड़ा बेटा वेट कर लो, लोगों को खोजने दो। बेसिक का क्वेश्चन है, मनोज विश्वास करो मैं बता दूंगा, सरल सा जवाब है, पर लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मैं बताऊंगा मनोज, विश्वास करो, जल्दी बता दूंगा, पर अभी नहीं, लोगों को ढूंढने दीजिएगा। हैलाइड को एक्स के या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करने के पीछे क्या कारण है? हैलाइड का सिंबल एक्स क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? कहने का अर्थ ये है कि हर सिंबल के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है केमिस्ट्री में। प्रेसिपिटेट का सिंबल ये है क्योंकि प्रेसिपिटेट क्रिस्टल के रूप में टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं। वेपर्स का सिंबल ये है क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो पास आउट हो जाती है, तो सिंबल ये है वेपर्स का, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है। कोई कंपाउंड एसिडिक होता है, H+ प्रोटॉन सॉल्यूशन में लीप करता है, तो एसिड का सिंबल ये है। एल्कली का सिंबल ये है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड एनाइन रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन में। तो प्रश्न यही से बनता है कि हर सिंबल के पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये यहाँ से लिया गया है एल्कली, एसिड का सिंबल ये है, प्रेसिपिटेट का सिंबल ये है, वेपर का सिंबल ये है। हीट जानते हैं, स्पिट लैम्प से आया है। पुरानी स्पिट लैम्प इसी शेप की होती थी, तो स्पिट लैम्प से लिया गया है। इसका अपोजिट कर दीजिए आप, आपने गौर नहीं किया होगा, ये कोल्ड का सिंबल होता है, हीट।
कोल्ड। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि फिर हैलाइट को एक्स से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जवाब देंगे, हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, पर थोड़ा वेट कर लीजिए। वापिस आइए स्टूडेंट्स, ये समझ में आता है कितने प्रकार का कार्बन संभव है बच्चों? 4 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कृत्रिम। आपने जवाब दिया सर, समझ में आता है। अब आइए, इसको 4 कार्बन कनेक्ट है, क्वाटरनरी। अब आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप उनका जवाब दीजिएगा तो आप सीख जाओगे। हमें हैलाइट में इनकी ज़रूरत है, इसीलिए इस बात को हम लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, छोटा सा कंपाउंड लिखा जा रहा है, इस कंपाउंड में मैंने हर प्रकार के कार्बन भर दिए हैं। इन हर प्रकार के कार्बन्स में आपको सीखना है कि कौन सा कार्बन कैसा है। सरल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अधिक समय खर्च ना करें, आप जल्दी समझ जाएंगे बच्चों लोगों। आप कंपाउंड नोट कर लें, कंपाउंड लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा मेटल है? सबसे, जब मेटल के चैप्टर में आएंगे पूछिएगा, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, मैं ऑर्गेनिक का जानकार हूं और उसी का जवाब दे पाऊंगा, पर प्रश्न सरल है, बता दिया जाएगा आपको। लेकिन प्रश्न अजीब सा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा मेटल है। स्टेबिलिटी में आपको कठोरता देखनी है, रिएक्टिविटी देखनी है, आप इनऑर्गेनिक वाले से पूछे बेटा, या ऑर्गेनिक के प्रश्न पूछिए जाए, मैं उन्हीं के जवाब दे पाऊंगा। आइए बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आइए बताएंगे आप ये कार्बन किस नेचर का है? प्राइमरी कार्बन का। दूसरा, आप समझ गए होंगे क्यों है प्राइमरी कार्बन, ये डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट है। दूसरा कार्बन ये है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, किस कार्बन से? इस कार्बन से, सेकेंडरी नेचर हुआ। इस कार्बन का नेचर टर्शरी कार्बन हुआ, क्योंकि डायरेक्ट 3 कार्बन कनेक्ट हैं, 1, 2 और 3। इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ये सारे प्राइमरी कार्बन है। इनके अलावा जो ये वाला कार्बन है ये क्वाटरनरी कार्बन है। बेटा सरल सी चीज़ है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, आप सब जानते हैं इन चीज़ों को कि अगर जिस कार्बन का नेचर देखना हो, अगर वो कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी होगा, डायरेक्ट 2 कार्बन कनेक्ट है तो सेकेंडरी होगा, डायरेक्ट 3 कार्बन कनेक्ट है तो टर्शरी होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझ गए हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको आती है पहले से, शुरुआत करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। लेकिन अब आप हमें इसमें बताएं, एक हल्का सा प्रश्न और दे रहा हूं, इनमें हमें जो बताएं और ध्यान दें। देखें, हम आपको ये कंपाउंड दे रहे हैं, दूसरा हम ये कंपाउंड आपको दे रहे हैं, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है। मान लिया हमने कि ए कार्बन है, ये माना हमने बी कार्बन है, और हमने ये माना कि सी कार्बन है। इस वाले क्वेश्चन में इस कार्बन को हमने एक्स कार्बन मान लिया
और इस कार्बन को वाई कार्बन मान लिया। अब आप इनके नेचर मुझे बताते जाइए, कमेंट करिए। इस एल्कीन में पहले कंपाउंड में जो ये कार्बन है इसका नेचर कैसा होगा? मनोज कुमार जी जवाब दें बच्चों, ए कार्बन कैसा होगा? इस पहले प्रश्न में ए कार्बन का नेचर कैसा होगा, बी कार्बन का नेचर कैसा होगा, सी कार्बन का नेचर कैसा होगा, ये जवाब आपको देने हैं। यस जवाब दिए गए हैं, कई बच्चों ने जवाब दिए हैं। मनोज तुमने दो जवाब दिए हैं बेटा, एक जवाब दीजिए कोई। कृतिका सिंह का जवाब आ रहा है। यस कृतिका सिंह बेटी तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अजीत पाश्चात तुम्हारा भी बेटा जवाब सही है, और बच्चे भी जवाब दें। वेरी गुड, लगभग सबके जवाब सही है। जिनको परेशानी हो समझ लें। ए कार्बन प्राइमरी कार्बन है। क्यों? हमें ये नहीं देखना कि किससे जुड़ा है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। हमारा ये वाला कार्बन डायरेक्ट किस कार्बन से कनेक्ट है, भली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इसका नेचर प्राइमरी हुआ। ये कार्बन यहाँ से भी कनेक्ट है डायरेक्ट, यहाँ से भी कनेक्ट है, दो कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी कार्बन हुआ। और यहाँ ये वाला कार्बन 20 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक ही कार्बन है इसका डायरेक्ट कनेक्शन वाला, तो ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन हुआ। ठीक, ऐसे आप यहाँ जवाब समझ गए होंगे। ये डायरेक्ट किस कार्बन से कनेक्ट है? प्राइमरी कार्बन। ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, प्राइमरी कार्बन। हमें ये ध्यान नहीं देना है कि वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है कि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, पर ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। ऐसा होने पर हम पता लगा लेंगे कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। बच्चों ये बात समझ में आती है? तो एक प्रश्न और देने जा रहा हूँ, उसका भी जवाब दीजिए। बच्चों ये बात सब लोग समझ पाए हैं? आप लोग कार्बन का नेचर आप समझ पाए हैं? अगर आप कार्बन के इस नेचर को समझ पाए हैं तो ध्यान दें, मेरा अगले प्रश्न का सही जवाब दें। जो हमारे इस अगले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा और जो पहले देगा उस स्टूडेंट्स को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। पर पहले प्रश्न लिख रहा हूं, गौर से देखिए। आपको बताना है इस कंपाउंड का जो दूसरे नंबर का कार्बन है, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, या रुक जाए बेटा, अभी वो प्रश्न बन नहीं पाया है अभी। अब आप जवाब दें कि हमारे इस कंपाउंड का जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, उस सेकेंड नंबर के कार्बन का नेचर कैसा है, ये बात हमको बताई जाए। जो जल्दी जवाब देगा, कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड के दूसरे नंबर के कार्बन का नेचर कैसा है, ये जवाब हमको दिया जाए मेरे बच्चों।
जवाब दिए जा रहे हैं, वेरी गुड। कुछ अलग अलग जवाब आए हैं। कृतिका सिंह, वेरी गुड बिटिया, बहुत अच्छी हो बिटिया पढ़ने में, ढेर सारा आशीर्वाद। मनोज कुमार, आपका जवाब बिल्कुल बढ़िया है, सही जवाब है। आदित्य सोनी, आप गलती कर बैठे हैं। कृतिका ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, इसके बाद मनोज कुमार ने भी जवाब दिया है। मुझे बड़ी खुशी है, अब जवाब लगभग सही आने लगे हैं। थोड़ी सी बात थी, मैंने पूछा था इस कंपाउंड के जो दूसरे नंबर का कार्बन, उसका नेचर कैसा है। आप जानते हैं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आप गलती ये ना कर जाएं कि यहाँ से गिनना शुरू करें। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको वरीयता पहले डबल बॉन्ड को देनी होगी। कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर का था। तो अब यहाँ से नहीं चल सकते, आपको यहाँ से चलना होगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अगर आप दूसरा कार्बन ये मान बैठेंगे तो आपके कंपाउंड में इस दूसरे कार्बन से नेचर सेकेंडरी होता है, जो कि गलत जवाब है, क्योंकि दूसरा कार्बन है ही नहीं। दूसरा कार्बन ये है। इस दूसरे कार्बन को देखा जाए, एक कार्बन ये कनेक्ट है डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ये कनेक्ट है, तीसरा ये कनेक्ट है, लिहाजा इसका आंसर टर्सरी नेचर आया है। यानी थोड़ा सा ध्यान देना था, नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम थी कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, तो जब वरीयता देने की बात आए तो हमें डबल बॉन्ड से चलना होता है। इस कारण से इसको यहाँ गिना गया है। जिन लोगों ने गलत किया है उनको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। पश्चिम ध्यान दो। दूसरे नंबर का कार्बन, आदित्य तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं बेटा, आप मैं समझ गया हूँ आप गलती यही कर बैठे हैं कि आप यहाँ से गिनना शुरू कर बैठे हैं। इस प्रॉब्लम में यही खास बात थी कि अगर आप ये गलती कर जाओगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ने कहाँ से चले तो गलती हो जाएगी। डबल बॉन्ड की साइड से चलना होगा। ये दूसरा कार्बन है, आप समझ गए हैं, यानी इसका जो नेचर होगा वो टर्शरी नेचर होगा। स्टूडेंट्स, एल्कलाइट के चैप्टर को पढ़ने के लिए हम नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर में आज बात बताई गई है, 3 प्रकार के हैलाइड होंगे। एक हैलाइड पर होने पर आप बोलेंगे मोनोहैलाइड। अगर उस कंपाउंड में हैलाइड की 2 संख्या है तो आप डाईहैलाइड बोलेंगे, और अगर 3 हैलाइड लगे हैं या 3 से ज़्यादा लगे हैं तो आप उनको पॉलीहैलाइड कहेंगे। हम लोगों ने शुरू किया है पढ़ना मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड की नॉमेनक्लेचर में कई अलग अलग सिस्टम्स होंगे जनरल के लिए। कभी नेचर पर बेस नाम देंगे हम, कभी फॉर्म के बेस पर नाम देंगे, कुछ कॉमन नेम, इन सबको सीखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को भरा है अपने सेल एल्केन चैप्टर में। अब कार्बन के नेचर पर हैलाइड का नेचर डिपेंड करता है। मीन्स हैलाइड का, एल्कलाइड का नेचर 3 टाइप का ही होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो आपको ये बताना भी आसान है। नेचर ऑफ हैलाइड, हैलाइड का नेचर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे कार्बन से कनेक्ट है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट है तो हैलाइड का नेचर प्राइमरी हो जाएगा। अगर वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है तो हैलाइड का नेचर सेकेंडरी होगा। और अगर वो टर्सरी कार्बन से कनेक्ट है तो जो हैलाइड का नेचर होगा वो टर्सरी होगा। लेकिन क्वाटर्नरी हैलाइड नहीं हो सकते। सिंपल सा जवाब है, जब आप क्वाटर्नरी कार्बन कर दोगे, यानी उस कार्बन को डायरेक्ट 4 कार्बन से कनेक्ट कर दोगे, तो हैलाइड को उस कार्बन पर जुड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फिर बोलता हूँ, हैलाइड का नेचर
कार्बन के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर है वो कार्बन जिस पर हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है तो उससे अगर वो कार्बन प्राइमरी है तो हैलाइड का नेचर प्राइमरी होगा। अगर उसका नेचर कार्बन का सेकेंडरी है तो सेकेंडरी होगा। आप एग्जाम्पल देख लें, मैं 4 कार्बन में ये कोशिश करता हूँ, आप देखें। 4 कार्बन का हमने एक क्लोराइड लिया है, Cl को एक बार यहां लगाया गया। दूसरा 4 कार्बन का हमने एक हैलाइड और लिया है जिसमें यहां लगाया गया है। तीसरा 4 कार्बन का एक हैलाइड हमने और लिया है, जिसमें हैलाइड को यहां लगाया गया है। मैं समझता हूँ बहुत आसान है आपके लिए समझना। पहले वाले हैलाइड को देखें तो इस कार्बन से कनेक्ट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। और जिस वो कार्बन पर कनेक्ट है उस कार्बन का नेचर प्राइमरी है, क्योंकि डायरेक्ट वो केवल इसी कार्बन से कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी हैलाइड हुआ। यहां ये Cl इस कार्बन से कनेक्ट है, जो डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो बीच में इस कार्बन पर जो इंटरनल पोजीशन पर कनेक्ट है, ये इंटरनल पोजीशन सेकेंडरी कार्बन का नेचर है, तो इस हैलाइड का नेचर सेकेंडरी हैलाइड होगा। और जो टर्शरी कार्बन होगा वो इधर, क्यों? Cl हमारे इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन कनेक्ट है, 1 2 और 3, मीन्स ये टर्सरी हैलाइड होगा। अब आप आसानी से समझ जाएंगे हैलाइड के नेचर को। इनको हम नोमेनक्लेचर से रिलेशन देंगे। फॉर्म 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, नॉर्मल, आइसोनियो फॉर्म, उनसे रिलेशन देंगे। फॉर अनसैचुरेटेड कार्बन वाले हैलाइड देखेंगे। लंबी लंबी बातें करनी है तो आप तैयार रहें आगे के लिए। और आज थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, उसके लिए हम अपने बच्चों से दुख प्रकट करते हैं। पर अगली क्लासों में मैं टॉपिक पर आऊँगा सीधे, जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो। और हमें रिएक्शंस की भी बात करनी होती है, क्योंकि वरना वो छूट जाएगा। नोमेनक्लेचर अगर पढ़ते रहे तो साथ में उसको भी करेंगे। तो बच्चों अगली क्लास में समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकूं, इस बात का ध्यान हम लोगों को देना होगा। बच्चों धन्यवाद। आपके साथ प्रवीण सर की क्लास थी आज, अभी वो बीमार हुए हैं, तो आपके लिए डायरेक्टर सर आ रहे हैं बच्चों। 2 मिनट, आप 1 मिनट के अंदर सामने ही खड़े हैं डायरेक्टर सर, वो आपसे बात करेंगे।